हेलो दोस्तों, थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया कोटक महिंद्रा बैंक 12 से 13% आज टैंक हो गया, मार्केट से गिर गया और जो उसके शेयर होल्डर थे काफ़ी डरे हुए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ में क्या होना चाहिए और ये क्यों हुआ, क्या इसके पीछे वजह थी और क्या करना चाहिए ऐसे समय पे एक इन्वेस्टर जो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पहले से निवेशित है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसने ले रखा है, उसे क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर वीडियो अभी तक के जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, फ्री टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। थर्ड लार्जेस्ट लेंडर जो है ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका मार्केट कैप इस वक्त 3,66,000 करोड़ के आसपास है और इसकी गिरावट की वजह से सबसे बड़ी जो इसको मार पड़ी है कि इससे बड़ा जो बैंक बन चुका है एक्सिस, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो गई है और थर्ड लार्जेस्ट लेंडर में अब एक्सिस का नाम आ रहा है। ये 1 घंटा पहले की न्यूज़ है, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 1:06 हो रहे हैं दोपहर के, थर्सडे का दिन है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये इसके साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए और क्या वजह है इसके पीछे, आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, पिछले 2 सालों से आरबीआई का कहना है कि इन्होंने जो है आईटी का कुछ, इनको रिस्क का कोई परवाह नहीं थी, ये रेजिलियंस हो गए हैं। रेजिलियंस का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एनएबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम एनी इशू, यानी कोई अगर इशू बैंक में आता है तो अगर कोई इनएबिलिटी होती है, कोई इशू आता है बैंक में तो ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये रिकवर करने के मूड में नहीं है। पिछले 2 सालों से आरबीआई इनको बार बार बता रहा है, फिर भी इन्होंने कोई भी जवाब, कोई भी एक्शन नहीं दिया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इनके ऊपर ये डंडा चलाया और जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब भाई साहब बहुत हो गया, अब हम आपको सीज़ करते हैं, डिसिस्ट करते हैं। डिसिस्ट का मतलब है कि कोई भी काम से रोक देना, जो पसंद ना हो उस आरबीआई को उस काम से रोक दिया जाता है तो उसे डिसिस्ट किया जाता है और बंदिश कहा जाता है सीज को। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है 4-5 जो आपको समझ पढ़ना पड़ेगा कि रेजिलियंस क्या होता है, डिसिस्ट क्या होता है, सीज क्या होता है और साथ में ऑन बोर्डिंग कस्टमर क्या होता है। ऑन बोर्डिंग कस्टमर का मतलब ये होता है कि नए कस्टमर जब आते हैं तो आपके प्रोडक्ट को पाने के लिए जो सेटअप होता है उससे भी रोका गया है, यानी अब ये जो है नए कस्टमर्स, ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर जो है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नहीं ले सकते हैं और नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बताऊं, अगर आप देखें घर के अंदर कोई एक लड़का आपका बिगड़ा हुआ है तो जो फादर होता है, जो घर का मुखिया होता है, वो कहता है देख सुधर जा नहीं तो डंडे पड़ेंगे तुझे। वो अगर नहीं सुधरता है तो उसे डंडे मारा जाता है, कि डंडे मार के सुधारा जाता है कि अब तू सुधर जा, अब नहीं सुधरा तो तुझे और डंडे पड़ेंगे। तो अब इनको जो है डंडा पड़ गया है और इनका मैंने देखा कि रोड शो होते थे, फ्री डीमेट अकाउंट, फ्री अकाउंट जो है, ज़ीरो अकाउंट, ऐसे रोड्स पे जो है कई जो है बैनर लगे रहते थे और लोग खड़े रहते थे, अकाउंट्स ओपन करते थे। तो ये सब एक्टिविटी जो है थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल नहीं थी। तो मुझे लगता था यार इतना मतलब कस्टमर की क्या ज़रूरत है, कोटक बैंक जो है इतना बड़ा बैंक है, लोगों को खुद ही वहाँ जाना चाहिए, उसके अकाउंट वहाँ पे जाके ब्रांच में खुलाना चाहिए या ऑनलाइन लोग खुला सकते हैं। ये रोड शो जो है हमारे इलाके में रोड पे भी लोग खड़े रह के कोटक बैंक की जो है अकाउंट्स ओपन कर रहे थे, ज़ीरो वाला। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था, लेकिन आज जब न्यूज़ देखा तो समझ में आ गया कि जब आप आउट ऑफ द वे काम करते हो, बहुत ज़्यादा कस्टमर गेन करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा लालच और ग्रीडी होते हो, कोई भी सेगमेंट में ज़िंदगी के किसी भी जगह पे अगर आप ग्रीडी हो जाते हो, लालची हो जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से मार पड़ती है और आपको सुधारा ही जाता है बाद में, चाहे वो मार्केट सुधारे चाहे आपका मुखिया सुधारे। तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर में मुखिया कौन है? आरबीआई। तो
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने इनको मार लगाई कि भाई अब आपको सीज किया जाता है, आप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स मोबाइल के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा नहीं ले सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ओपन नहीं करा सकते हो, नए क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हो। अब हमें क्या करना चाहिए अगर हम निवेशक हैं और अगर मान लो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक रहता है तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने बाय कर रखा है तो बेचने की भी कोई सलाह नहीं है, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो बाय करने की भी कोई सलाह नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना यहाँ इस चैनल पे टिप्स मिलता है, यहाँ पे एजुकेशंस के लर्निंग वीडियोस मिलते हैं। तो आपको मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ कि एज अ मेंटर, एज अ टीचर मैं किस तरीके से काम करता इसके अंदर। देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो आ गई, कुछ लोगों को न्यूज़ आने से पहले भी हो सकता पता रहा और कुछ लोगों को न्यूज़ आने के बाद पता हो गया। तो मार्केट के अंदर अब ये प्राइस फैक्टर इन हो चुका है। अब फैक्टर इन होने के बाद 2 दिन अगर मैं आपकी जगह रहता तो इस वक्त इसका पी 21 के आसपास है और सेक्टर का जो पी है 19.4 के आसपास है। तो पी काफ़ी ठीक ठाक है, 1.5-2% का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ से अब 2-5-7% और गिर सकता है ये। अगर मैं होता इस जगह पे और मेरा पोर्टफोलियो के अंदर ये मौजूद होता तो मैं इस वक्त इसको 5 से 7% का और 10% का मूवमेंट देने की लिए जो है चेष्टा करता, ये कोशिश करता कि चलो अगर 10% और देख लेते, इससे ज़्यादा गिरा तो मैं एक बार निकल जाऊँगा। तो अभी भागकर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12% हम नीचे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करने की सलाह है कि अगर आप वेट करते हैं 10% अगर नीचे और आता है, यहाँ से 150 पौने 200 रुपया गिर जाता है, 1633 यानी 1636 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर ये 1500 से 1550 1400 के नीचे चला आता है तो हमें जो है यहाँ से निकलने की पूरी जो है गुंजाइश बन जाती है कि इसके जो है बड़े स्ट्रक्चर्स कुछ बदलाव आ रहे हैं, इसमें एक बार निकल जाओ। ठीक है, अगर आप इसके अंदर अटक गए हैं, फंस गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 8 से 10% और इसको देना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस इन हो चुका है ये न्यूज़। अब 1-2% के छोटे मूवमेंट्स हो सकता है नीचे साइड आए, फिर वहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि स्टॉक वहाँ से रिकवर कर जाए। अगर आपने अभी नहीं लिया है तो आप वेट करिए, प्रॉपर उसका टाइमिंग देखिए, सारी चीज़ों को न्यूज़ को आने दीजिए। हर 1 घंटे में न्यूज़ इनफ्लो हो रही है, पूरा फुल माहौल बना हुआ है। ठीक है, ले धक्का-धक, ले धक्का-धक, ले टका-टक कंटिन्यू जो है न्यूज़ आ रही है और उसको पैनिक किया जा रहा है, कंटिन्यू माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? कई बार वीडियो में बताया मैंने, क्योंकि देखो सारी ब्रांचेस कोटक की ओपन है, कोटक बैंक ओपन है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। ये जो इन्होंने थोड़ा सा ग्रेडीपन में आके जो हरकतें की है, उसी को मार के डंडे सुधारा जा रहा है। तो ये सुधर जाएंगे तो फिर स्टॉक रिकवर हो जाएगा, नहीं सुधरेंगे तो स्टॉक और जो है करेक्शन देगा और नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो एक 7-8% रुक कर और देख लेना चाहिए। उससे नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके भाग लेना चाहिए दोस्तों। तो ये मेरा एक ओपिनियन था, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और 3 जो है दोस्तों तक इसको शेयर करिए। एक कमेंट करना मत भूलिएगा कि सर ये वीडियो आपने बनाया हमें अच्छा लगा और आपके पास ये स्टॉक है या नहीं है, वो भी मुझे बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स में, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमें जो फॉलो करते हैं, उनमें से कितने लोगों के पास ये स्टॉक मौजूद है। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए। एक अनाउंसमेंट था, हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है वो जो है 12 मई को नेक्स्ट बैच है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं अगले बैच के इनरोल करने के लिए, तो आप अगले महीने का वेट मत करिए। अगर अभी आप इनरोल नहीं करते हैं तो मई के अंदर आपको जून बैच में मिलेगा। तो तुरंत जो है नीचे नंबर आ रहा होगा, तुरंत इनरोल कर लो, ताकि जो है मई के बैच में आपका इनरोलमेंट हो जाए दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करिए।